गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं नीतीश कुमार आज आपको फिजिक्स का बेसिक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है वेक्टर्स एंड स्केलर्स। फिजिक्स के जितने भी लॉ हैं उसको गवर्न करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ का फॉर्मेशन किया गया है या डिफाइन किया गया है। वही फिजिकल क्वांटिटी हमारा वेक्टर्स होते हैं और स्केलर्स होते हैं, यानी दोज क्वांटिटी विच गवर्न्स द लॉ ऑफ फिजिक्स कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और इसकी हम क्लासिफिकेशन अगर करें तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी स्केलर्स भी होते हैं, वेक्टर्स भी होते हैं। कुछ ऐसे भी क्वांटिटीज़ हैं जो न वेक्टर्स हैं और न स्केलर्स हैं, वो सिर्फ नंबर या रेशियो होते हैं, वो नंबर्स या रेशियो होंगे। ठीक, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जो ओनली मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब हो जाए, ओनली मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब हो, उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर्स। यानी एक ही डायमेंशन से ये कंप्लीट डिस्क्राइब हो जाए तो वो कहा जाएगा स्केलर्स। लेकिन एक डायमेंशन से जो फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट डिस्क्राइब नहीं हो, उनके लिए एक और डायमेंशन की ज़रूरत हो तो उसको हम स्केलर कहेंगे। तो उसमें हमारा क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए और नेक्स्ट जो होना चाहिए वो डायरेक्शन होना चाहिए। यानी दो ये हमारा डायमेंशन है और इसी से कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगा फिजिकल क्वांटिटी का, और वही हमारा क्या कहलाता है? वेक्टर्स। और भी आगे इसकी एक और रूल्स पढ़ेंगे कि जो वेक्टर्स होते हैं वो हमारा लॉ ऑफ ट्रायंगल को फॉलो करते हैं। यानी एक वेक्टर्स में ये तीन टर्म होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए और वो लॉ ऑफ ट्रायंगल को फॉलो करे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वेक्टर्स कहलाएगा। बात यहाँ पर करते हैं पहले मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? इसका रियल में सेंस होता है हाउ मच, यानी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी अमाउंट कितनी है, कितनी टाइम्स है, तो उसकी सेंस जो है वो किस टर्म में प्रोड्यूस होना चाहिए? हाउ मच के टर्म में। इसका इजी वे एक और तरीका है जिसे हम लोग समझ सकते हैं। मैग्नीट्यूड में एक पहले नंबर होना चाहिए और दूसरा जो होना चाहिए वो यूनिट होना चाहिए। तो नंबर और यूनिट के कॉम्बो फॉर्म में अगर रहे तो समझो कि वो मैग्नीट्यूड है, और वही दोनों मिलकर हाउ मच के सेंस को क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं मास का। अगर किसी भी बॉडी का मास है अगर 10 kg है तो देखो मास का ये kg यूनिट है और ये हमारा क्या है? नंबर है। दोनों मिलकर उस बॉडी के मास का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हमारा 20 kg लिखा है तो देखो उसी मास का मैग्नीट्यूड ये डिस्क्राइब किया गया है। ये हमारा नंबर और ये हमारा यूनिट है, तो ये दोनों जहाँ पर मिल जाए उस मास का क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड। अगर हम लेंथ डिस्टेंस की बात करें तो कहीं पर लिखा है 2 किलोमीटर, इसका अर्थ ये है कि उस लेंथ का ये मैग्नीट्यूड है, उस डिस्टेंस का ये मैग्नीट्यूड है। और ये कैसे बना है? यहाँ पर देखो एक नंबर है और दूसरा हमारा क्या है? यूनिट है। तो ये दोनों को मिला देंगे तो वो हमारा मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन हो जाएगा। जैसे अगर कहीं पर लिखा है 10 न्यूटन फोर्स, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये 10 जो है वो हमारा नंबर है और न्यूटन जो है वो हमारा क्या है? यूनिट है। दोनों एक साथ कंबाइन होंगे तो वो हमारा मैग्नीट्यूड कहलाएगा। ठीक, उसी तरह से एनर्जी की बात करें तो कहीं लिखा है 10 जूल, तो इसका अर्थ ये है कि ये 10 जो है वो उसकी नंबर है और ये जूल उसका यूनिट, और दोनों हाउ मच अमाउंट उस एनर्जी के बारे में बताते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये पहचान जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड का है। शॉर्ट में मैं बोलूँ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड की आइडेंटिफिकेशन अगर हमें करना है तो उसमें देखना कि नंबर और यूनिट एक साथ अगर है तो वही उसकी मैग्नीट्यूड की आइडेंटिफिकेशन होगी। ओके, तो बात करते हैं पहले हम लोग स्केलर्स की। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो ओनली मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर्स बोलेंगे। ठीक है ना। जैसे अभी हम यहाँ पर एक
या यूँ कहें एक एग्जांपल देते हैं, मास, ओके, डिस्टेंस, ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही कंप्लीट डिस्क्राइब हो जाएंगे, ठीक। स्पीड, एनर्जी, वर्क, ये वर्क, फ्लक्स, ये सभी जो टर्म है वो हमारा क्या है, स्केलर से रिलेटेड है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है और यही मैग्नीट्यूड इस यूनिट को डिस्क्राइब कर देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग वेक्टर की। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड के अलावा उसमें क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे इसका एक एग्जांपल है फोर्स, एक है और डिस्प्लेसमेंट। वन बाय वन करके हम लोग समझने वाले हैं। वेलोसिटी, टॉर्क, फील्ड, मोमेंटम, बहुत ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जिसमें ये दोनों की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक। कुछ ऐसे भी हैं जो न स्केलर है और न ही वेक्टर है, उसमें मैग्नीट्यूड नहीं होती है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, नंबर। जैसे अगर मैं कहूँ कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स एयर का 1.33 है, तो ये रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। अगर कहें कि ये वेक्टर है कि ये स्केलर है, तो ये पहले मैग्नीट्यूड की जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करता है, सिर्फ ये एक नंबर है। अगर इसकी डिफिनीशन देखा जाए तो ये एक रेशियो होते हैं और वही रेशियो हमारा ये कहलाएगा। तो उसको हम लोग न वेक्टर के टर्म में यूज करेंगे और न ही स्केलर के टर्म में यूज करेंगे। यानी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारा नंबर्स होते हैं। उसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हमारा सिर्फ नंबर होता है, उसमें कोई यूनिट नहीं होता है। तो इसको हम लोग, ये फिजिकल क्वांटिटी तो है लेकिन इसको हम लोग किस में रखेंगे, नंबर्स में। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसका भी कोई यूनिट नहीं हो पाता है, वो भी एक नंबर है। तो इस तरह से ज़्यादा ये नहीं होते हैं, 8-10 के आसपास है और वो किस में हम रख देते हैं, नंबर में। ये ना वेक्टर होंगे और ये ना स्केलर्स होंगे। तो ये हमारा एक बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया फिजिकल क्वांटिटी का इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, स्केलर एंड नंबर, ठीक। कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं वेक्टर और स्केलर्स का। ओके, तो पहले बात करते हैं मास का। मास हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब देखो कि अगर हमारे पास ये चौक है तो इसकी अमाउंट जो है, इस अमाउंट को डिस्क्राइब करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया गया है, वो मास है। ओके, ये चौक हम यहाँ से यहाँ ले जाएं या यहाँ से यहाँ ले जाएं या ऊपर ले जाएं या नीचे ले जाएं, इसकी मास जो है वो एक ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। और इसको डिफाइन करने के लिए हमको किसी दूसरे और चीज़ की यानी नेक्स्ट डायमेंशन की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से ही इसकी कंफर्मेशन हो जाएगी। सपोज करो कि ये 10 ग्राम का है तो यहाँ पर जाएगा तो ये 10 ग्राम है, यहाँ पर जाएगा 10 ग्राम है, या इसकी लोकेशन को चेंज करने से इसकी जो अमाउंट है उसमें कोई चेंजिंग हमारा नहीं होगा। सिर्फ इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक ही ये 10 ग्राम का मैग्नीट्यूड ही इसको कंप्लीट डिस्क्राइब करेगा। तो इस तरह से मास जो है वो हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस जो है वो भी हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जैसे अगर हम बात करें कि एक हमारे पास एक गाड़ी है और इसके अंदर फ्यूल है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये 100 किलोमीटर इस फ्यूल से ये जा सकता है। सपोज करो अगर ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो ये किधर भी कर सकता है, रोड के राइट साइड में भी कर सकता है, लेफ्ट में भी कर सकता है, ये किधर भी जाएगा। लेकिन ये कंप्लीट डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 100 किलोमीटर। ये पाथ स्ट्रेट भी हो या जिगजैग भी हो,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 100 किलोमीटर मोशन करेगा ही। तो इस तरह से डिस्टेंस में सिर्फ इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की नीड है। और मैग्नीट्यूड में हम लोग ने अभी सीखा कि उनमें एक नंबर और एक दूसरा क्या होना चाहिए, यूनिट। तो इस तरह से डिस्टेंस भी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं स्पीड का। तो हम लोग जानते हैं स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ओके, कोई भी पार्टिकल अगर डिस्टेंस जो टाइम डिस्टेंस कवर होगा उसको टेकन करने में उसके टाइम लगता है, उसके रेशियो जो होंगे वो स्पीड होते हैं, ठीक है ना। या यूँ कहे कि स्पीड का अगर यूनिट की बात करें तो यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ पर मान लो पर आवर। तो कोई भी गाड़ी की स्पीड अगर कहीं पर लिखा है 25 किलोमीटर पर आवर, इसका अर्थ है कि ये इतना स्पीड से ट्रेवल करेगा, चाहे वो राइट साइड में जाए या लेफ़्ट साइड में। इसे को ज़रूरत नहीं है इसमें इन्वॉल्व करने का, सिर्फ एक ही से हमारा कंप्लीट सेंस से प्रोड्यूस हो जाता है। और इस तरह से स्पीड हमारा क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी को भी हमने बताया कि ये हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो एनर्जी जो है वो स्केलर है। इसको कैसे समझते हैं, जैसे सपोज करो ये हमारे पास ब्लॉक है और इसका इंटरनल एनर्जी कहीं पर लिखा है 1000 जूल। ओके, अगर ये ब्लॉक राइट डायरेक्शन में चला जाए या इसको हम लेफ़्ट डायरेक्शन में ले आए यहाँ तक, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका भी 1000 जूल ही एनर्जी होगा और इसका 1000 जूल ही एनर्जी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। ओके, यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि इसमें फ्रिक्शन होगा तो इसकी टेम्परेचर बढ़ेगी घटेगी, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये हम बात कर रहे हैं कि ये इधर जाएगा तो 1000 जूल और इधर भी आएगा तो 1000 जूल, ठीक। यानी इस बॉडी की एनर्जी को कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए अगर एक ही डायमेंशन की नीड होती है, इस चीज़ को समझना है, वो हमारा क्या कहलाएगा, स्केलर कहलाएगा, ठीक है। जैसे अगर कोई भी बॉडी है उसको हम हीट करके उसकी टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं, तो यहाँ पर हम टेम्परेचर की बात बोलते हैं। अगर हम कहते हैं कि 2 डिग्री से चेंज हो गया, 2 डिग्री से चेंज हो गया, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज हो गया तो वो टेम्परेचर क्या क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। और 2 डिग्री से चेंज हो गया, इसका अर्थ ये है कि ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ 2 डिग्री से चेंजिंग हुआ, ठीक। अगर यहीं पर कहा जाएगा कि 2 डिग्री चेंज किया, वो भी इंक्रीज किया, यानी हम कहेंगे कि 2 डिग्री टेम्परेचर राइज कर गया या 2 डिग्री टेम्परेचर फॉल कर गया, तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर हमको 2 चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। एक तो इसका मैग्नीट्यूड और ये राइज और फॉल जो है इसकी सेंस, ये डायरेक्शन। तो 2 डिग्री टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है या 2 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो ये हमारा 2 डायमेंशन की यहाँ पर ज़रूरत हुआ। एक तो मैग्नीट्यूड 2 डिग्री और राइज और फॉल उसकी डायरेक्शन की सेंस प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी में लिखेंगे। लेकिन सिर्फ 2 डिग्री चेंज किया, उसमें ना इंक्रीज हुआ नहीं डिक्रीज हुआ, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्केलर। तो चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, स्केलर। टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, वो हमारा स्केलर, क्योंकि इसमें एक ही डायमेंशन है। सिर्फ यही चीज़ समझना है कि एक ही डायमेंशन से उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो जाए, कंप्लीट डेरिवेशन हो जाए, ठीक, या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमको मिले, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्केलर कहलाएगा, ठीक है ना। अब कुछ बातें करते हैं वेक्टर का। वेक्टर में बात करते हैं हम फोर्स का। जैसे सपोज कीजिए कि एक ब्लॉक है, इस पर 2 फोर्स लग रहा है, एक F1 फोर्स है और ये F2। इसका हम 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड ले लिए और 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड।
यानी एक ब्लॉक पर दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है इधर। इसी को हम दूसरी तरह से समझें, ये ब्लॉक है, यही ब्लॉक है, इधर से हम 10 न्यूटन का और इधर से 20 न्यूटन का फोर्स लगा। थोड़ा समझना है कि इस पर भी दो फोर्स लग रहे हैं, इस पर भी दो फोर्स लग रहे हैं। इन दोनों की अमाउंट जो है 10 न्यूटन और 20 न्यूटन है, इनका भी 10 न्यूटन है और 20 न्यूटन है। अब थोड़ा सोचो कि इसका इफेक्ट और इसके इफेक्ट में सेम होंगे या अलग अलग होंगे। तो जाहिर है कि इनका इफेक्ट और इनका इफेक्ट अलग अलग होंगे। इसमें ज़्यादा इफेक्ट होगा और इसमें क्या होगा, इफेक्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो मैग्नीट्यूड के अलावा दोनों में सेम मैग्नीट्यूड है, लेकिन फिर भी इसमें इफेक्ट अलग अलग हैं। इसका अर्थ ये है कि सिर्फ ये मैग्नीट्यूड ही दोनों इफेक्ट को कंप्लीट डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, बल्कि इसकी डायरेक्शन भी डिस्क्राइब करेंगे। देखो ये दोनों एक लाइन की ओलॉन्ग है और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ठीक है ना। तो ये अपोजिट और ये सेम, ये बात को डिस्क्राइब करते हैं कि इन दोनों पर जो इसका इम्पैक्ट पड़ा है या इफेक्ट पड़ा है, इसमें मैग्नीट्यूड के अलावा भी इसमें डायरेक्शन होना ज़रूरी है। इसीलिए फोर्स जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, ठीक है ना। ओके, अब एक और है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये बताया गया है कि दो पॉइंट अगर कोई पार्टिकल पाथ से जाता है तो इनके मिनिमम लेंथ जो होगी वही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये और बी अगर है तो इनके मिनिमम लेंथ जो होगी वही इसका क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। ये ओरिजिनल पाथ जो है वो हमारा डिस्टेंस है और ये मिनिमम पाथ हमारा डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ये पाथ से हम कैसे भी जा सकते हैं, लेकिन पहुँचेंगे ऐसे। तो इनके और इनके दो पॉइंट के बीच के मिलाने वाली जो लाइन है, वही लाइन में इसमें एक डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। या यूँ कहें कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे डिफाइन किया गया है जिसमें डिस्टेंस के साथ उसकी डायरेक्शन का भी इंफॉर्मेशन हो और वो दोनों एक साथ कॉम्बो फॉर्म में हो, तो वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अगर क्वेश्चन कहा जाए कि आपको 10 किलोमीटर जाना है तो कहीं पर भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं लिखा है कि 10 किलोमीटर नॉर्थ में जाओ, तो इसका अर्थ ये है कि इतना तो मैग्नीट्यूड चलना ही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन किधर होगी, नॉर्थ में। तो ये इस टर्म से रिलेटेड जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया गया है वो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। सेम टू सेम वेलोसिटी है। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैसे डिफाइन है, तो वेलोसिटी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं, टाइम। तो ये हम वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर से डिवाइड करते हैं, तो इसका रिजल्टेंट भी वेक्टर आता है। इसका अर्थ ये है कि डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन वेलोसिटी है। यानी यूँ कहें कि वेलोसिटी को भी डिफाइन करने के लिए एक तो इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए और साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी चाहिए। यानी दोनों अगर मिलेंगे तभी जाकर वेलोसिटी का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगी। तो इस तरह से फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी हमारा इसके वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। यानी अगर मैं कहूँ कि वेक्टर किसको बोलेंगे, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के अलावा उसमें डायरेक्शन का भी होना ज़रूरी है, तो भी जाकर वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कहलाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन और भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, बस इतना से आपको याद रखना है कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है कि जब इसका एक्सप्रेशन करेंगे तो उसमें लॉ ऑफ ट्रायंगल को भी ये फॉलो करेगा। इसकी चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं, और ये जहाँ पर तीनों एक साथ हो तो वो हम क्वांटिटी वेक्टर कहलाती है, ठीक है ना। ओके, अब मैं बात करने वाला हूँ डायरेक्शन के बारे में।
डायरेक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी का कोई ना कोई वो सेंस होना चाहिए जिससे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस सेंस में एक्ट ऑन हो रही है। ये रियल में यही डायरेक्शन होती है। लेकिन कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जैसे लगता है कि उसमें डायरेक्शन तो है लेकिन उसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। जैसे अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, इसमें मैग्नीट्यूड होते हैं, जैसे 2 आवर लिख दे, 5 आवर लिख दे, 3 सेकेंड लिख दें, 2 मिनट लिख दे। ये रियल में क्या है? इसकी मैग्नीट्यूड। अगर क्वेश्चन कहा जाए कि क्या इसमें डायरेक्शन होता है कि नहीं, तो कहेंगे कि डायरेक्शन इसमें नहीं है। यानी इसको एक ही टर्म से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें कहा जाए कि डायरेक्शन तो होता है और वो टाइम हमेशा पास्ट से प्रेजेंट की ओर चलता है और प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जाता है, ठीक है। और रियल में ये होता भी है कि टाइम हमेशा क्या है? पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर। तो ये भी एक तरह का डायरेक्शन इसमें इन्वॉल्व लग रहा है। क्या ये डायरेक्शन जो हम लोग डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, क्या वही है कि इसमें अलग है? ठीक, तो वो जो डायरेक्शन जो है जिसकी हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, जिसमें वेक्टर होने के लिए कंपलसरी है, वो रियल में स्पेसिफाइड होना चाहिए। यानी ऐसे डायरेक्शन जो स्पेसिफाइड हो जाए तो वही हमारा रियल डायरेक्शन है। स्पेसिफाइड का मतलब ये है कि जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने बोर्ड पर, कॉपी पर, बुक में रिप्रेजेंटेशन अगर होता है तो वो हमारा स्पेसिफाइड है। लेकिन इस डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर, ये डायरेक्शन तो लग रहा है लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन हम नहीं कर सकते हैं। तो ये डायरेक्शन है लेकिन जो ज़रूरत है हमको वेक्टर के लिए वो डायरेक्शन नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हम वेक्टर में जो डायरेक्शन जो लेते हैं, जैसे हम वेक्टर का डिफिनीशन में क्या बोले हैं? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। तो उस डायरेक्शन को हम चाहते हैं कि वो स्पेसिफाइड हो, स्पेसिफाइड हो। और स्पेसिफाइड का मतलब ये है कि जिसका हम रिप्रेजेंटेशन कर सकें। लेकिन अभी जो हमने एग्जांपल बताया कि टाइम का जो पास्ट टू प्रेजेंट टू फ्यूचर है, इसका हम रिप्रेजेंटेशन नहीं कहेंगे। तो इसमें डायरेक्शन है लेकिन स्पेसिफाइड नहीं है। एक और चीज़ बताना चाहते हैं प्रेशर का, ध्यान से देखो। प्रेशर के बारे में हम लोग बचपन से ही बात जानते हैं कि अगर हमारे पास एक बैलून है और हम उसको ऐसे प्रेस करते हैं, तो प्रेस करने से क्या होता है कि बैलून भी हमारे हाथों पर प्रेस करता है और उसकी डायरेक्शन जो होती है ये वो बाहर की तरफ होती है, वो सभी जगह पर होता है। तो अगर हम कहेंगे कि एक बैलून हमारे हाथों पर 1000 पास्कल का प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो 1000 पास्कल जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड है, क्योंकि यहाँ पर देखो नंबर है और ये हमारा यूनिट है। क्या इसमें डायरेक्शन होता है कि नहीं? हाथ से अगर उसको प्रेस करें तो लगेगा कि कुछ बाहर की ओर हमको कुछ धकेल सा रहा है, प्रेशर भी हम पर लगा रहा है। क्या वो डायरेक्शन है कि नहीं? तो ऐसे तो लगता है कि वो डायरेक्शन है, लेकिन क्या वो पूरे बैलून पर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है बाहर की तरफ जो लग रहा है, क्या हम उसको रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? तो हम उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं। वो 3 डायमेंशनल को कैसे करेंगे? सभी जगह अलग अलग दिशाओं में लग रहा है, उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वो एक खास डायरेक्शन में नहीं है, वो स्पेसिफाइड फॉर्म में नहीं है। और इस तरह से डायरेक्शन है फिर भी वो स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक। तो इससे रिलेटेड आजकल एक क्वांटिटीज आया है जिसको बोला जा रहा है टेंसर, ठीक है ना। तो टेंसर में यही है कि उसमें मैग्नीट्यूड है, उसमें डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। इसको स्केलर से डिफाइन अलग किया गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डायरेक्शन हो लेकिन स्पेसिफाइड ना हो, तो या तो आप टेंसर बोलें। टेंसर रियल में हम लोग को सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम इसको कहेंगे कि इसको हम स्केलर में ही ऐड करेंगे, ठीक। तो स्केलर की अगर हम लोग कंप्लीट डिस्क्रिप्शन करें, डिफाइन करें, तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और अगर डायरेक्शन भी हो
जो स्पेसिफाइड नहीं हो, या तो उसको टेंसर कह दीजिए या तो आप उसको स्केलर में ही हम उसको ऐड कर देंगे। उसके लिए हमको अलग से टेंसर पर बातें करना हमें फजूल लगता है। ठीक, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक, जैसे हमने यहाँ पर बात किया टाइम का, प्रेशर का, आगे कुछ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये सभी के सभी जो है वो हमारा टेंसर कहलाते हैं। लेकिन मेरा मानो तो ये सब स्केलर में ही यहाँ पर हो, क्योंकि टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ स्केलर और वेक्टर है, तो ये सब को हम स्केलर में ही समझेंगे। ओके, एक चीज़ और इसमें बार बार बताया जाता है करंट का। करंट का एक एग्जाम्पल आता है करंट का, ठीक है ना। करंट में ऐसे हम लोग जानते हैं 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, ये सब क्या है, करंट का मैग्नीट्यूड है। क्वेश्चन आता है कि ये वेक्टर है या स्केलर, तो अगर आप स्केलर कहेंगे तो इसमें वेक्टर बताया जाएगा कि अगर ये एक वायर है, इसको बैटरी से ए और बी टर्मिनल को अटैच कर देते हैं, ठीक है ना, तो इससे करंट फ्लो होगा और उसकी डायरेक्शन कहा जाता है ए टू बी है, ठीक है ना। और एक और ऐसे भी एग्जांपल है कि अगर इस तरह के वायर है, इसमें 2 एम्पियर का करंट हो और इसमें 5 एम्पियर का करंट हो, तो इसमें 7 एम्पियर का करंट जाएगा। अगर हम इसके लेंथ को अगर हम लोग अलग भी कर दें, यानी इसको हटाकर हम ऐसे और ऐसे भी कर दें, तो भी ये ऐसा जाएगा। इसका मतलब है कि इसके एंगल चेंज होने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहेंगे कि ये हमारा लॉ ऑफ ट्रायंगल को फॉलो नहीं करता है। तो कुछ लॉ ऑफ ट्रायंगल से और इसके डायरेक्शन से कुछ प्रॉब्लम्स लगता है, कुछ हम लोग इस पर बातें पहले करते हैं, ठीक है। ये तो कन्फर्म है कि करंट में ये या करंट की ये हमारा मैग्नीट्यूड है। ओके, ये स्केलर है। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक। जैसे एक वायर ले लें, एक वायर ले लें और इसको एक बैटरी से हम कनेक्ट कर देते हैं। ये वायर ए और बी, ठीक। ओके, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दे तो इसकी कितनी करंट की मैग्नीट्यूड है वो भी रीड कर लेगा और इसकी डायरेक्शन बताएगा, ए टू बी की ओर फ्लो करेगा। अगर ये कंडक्टर है तो इस पर हर पर करंट की डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है, ये बात सही है, कह देंगे कि लेफ़्ट टू राइट है। अगर हम यही बात करें, इसकी डायरेक्शन क्या है, लेफ़्ट टू राइट या ए टू बी है, मान लो। अगर हम इसको कॉइल के फॉर्म में बना दें ऐसा, ठीक, सोचो कि इस पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन तो इधर है, लेकिन इस पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन किधर होगा, नीचे। इस पॉइंट पर अगर कहें कि करंट की डायरेक्शन बताओ तो बैक साइड में, इस पॉइंट पर बताएं तो ये अपवर्ड। अब सोचो, तो क्या ये डायरेक्शन जो है वो हमारा स्पेसिफाइड है क्या, या जो हम लोग स्पेसिफाइड नहीं है वो जो डायरेक्शन जो बोलते हैं क्या वो एक ही जैसा है क्या, ठीक। तो क्या हम इसको डायरेक्शन मान सकते हैं क्या, क्वेश्चन यही पर है। तो मेरे हिसाब से ये रियल में डायरेक्शन है ही नहीं, ये डायरेक्शन है ही नहीं, यानी करंट में मैं कहूँगा कि डायरेक्शन होता ही नहीं है। इट ओनली प्रोड्यूस सेंस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये चार्ज के फ्लो का सेंस प्रोड्यूस करता है और ये डायरेक्शन होता ही नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि करंट में डायरेक्शन होता ही नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और जिस चीज़ के बारे में हम लोग बातें करते हैं, ठीक है ना, वो हमारा डायरेक्शन है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है। और जो कुछ क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं, जैसे देखो लिखेंगे ये 5 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, तो ये 8 एम्पियर है, और कहेंगे कि ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें तो डायरेक्शन ही नहीं है, तो ट्रायंगल लॉ की बात ही छोड़ दो, ठीक है ना। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और जो चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं, इट ओनली प्रोड्यूस सेंस ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज। ओके,
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ओके, चलो, थैंक यू।